बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो टॉपिक है आज हमने नौजवानों के हवाले से रखा है, वो लोग जो अभी नए नए जवान होते हैं या टीन एज में होते हैं, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, पहला प्यार जो है ना वो उनको हासिल नहीं हो पाता। फिर उसके बाद जो है ना, कभी उनका बिहेवियर आपको चेंज देखने को मिलता है, कभी कुछ अजीब अजीब सी ऊंची और उल्टी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। उसमें एक उल्टी हरकत पता है क्या होती है, जो सबसे गलत होती है, वो ये अपने आप को हार्म करना शुरू कर देते हैं, बहुत बुरी तरीके से अपना नुकसान करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि कोई सिगरेट नोशी में लग जाता है, कोई नशे तमाशे में, कोई शराब नोशी शुरू कर देता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो ख़ुद को ये हाथ पकड़ते हैं तो ब्लेड मार देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा लोगों को, उनके हाथों में कोई निशान जो है ना उनकी कलाई में भरे पड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को वो हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। या फिर अक्सर ये होता है कि वीडियो बना रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं और बड़ी रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं, तो दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो वो ज़रा लोगों को पता चले कि हम कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं। क्या दिखा रहे होते हैं? कहीं जाएंगे, मोटरवे पे जाएंगे, 200 की स्पीड पर गाड़ी चलाना शुरू कर देंगे, दुखी पीछे सैड गाने लगा देते होते हैं। तो ये जो मेंटल कंडीशन है, ये साइकोलॉजिकल कोई इशू है, क्या है, इसको नॉर्मल हम कंसीडर कर सकते हैं क्या? इस पे बात करने के लिए आज हमने नाज़िश हबीब साहिबा को मदऊ किया है, माहिर नफ्सियात है, तो आज इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यू लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताइएगा नाज़िश, ये जो बच्चे हैं टीन एज की एज में जाके इस तरह की जो अहमकाना हरकतें करते हैं, और आपको पता है पेरेंट्स माशरा भी परेशान होता है इनसे। Exactly. तो ये क्यों होता है, कि सिचुएशन में क्या वजह है जो आपके सामने नज़र में आ रही है, ज़रा बयान कीजिएगा। फिज़ा, आपने जो भी ये सेल्फ हार्म की बात की है, अगर हम इसकी तरफ जाएं तो दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर। कौन चाहेगा कि वो अपने आप को इस तरह हार्म करे? और हाँ, इश्क मोहब्बत में पड़ जाना टीनेजर्स में, ये तो चलें, आई एम नॉट कंसिडरिंग इट एज एबनॉर्मल। लाइक चलें, ये आजकल जैसे दौर चल रहा है, तो अब माशरा और तरह का है, पहला माशरा और तरह का था, तो अब दिस इज़ लाइक, लेकिन ये जो सेल्फ हार्म तक पहुंचना, एडिक्शन तक पहुंचना, ओवर स्पीडिंग करना, ये पॉइंट करता है एक डिसऑर्डर की तरफ, जिसको कहते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्योंकि प्यार आपको खुद को तकलीफ देना पसंद नहीं करता। Exactly. प्यार तो आपको मोहब्बत सिखाता है, दूसरों से भी, खुद से भी। प्यार में तो आप खुश होंगे ना, मतलब ये थोड़ी है कि आप ज़रा सी बात हो जाएगी, जैसे आपको ज़रा सा खौफ होगा कि जो जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो आपसे मतलब जुदा होने लगा है, जैसे उसने किसी और से ज़रा सी भी बात कर ली, यू विल स्टार्ट फीलिंग अबंडनमेंट की जो एक फीलिंग होती है कि ये मुझे छोड़ने जेलसी भी बड़ी होती है। पहले तो मैं आपसे ये सवाल कर लूँ कि जो ये टीन एज वाली, ये जो नए नए नौजवान होते हैं, इस वक्त पे जब उनको मोहब्बत हो रही होती है, ये मोहब्बत होती है, इन्फेक्चुएशन होती है? एग्जैक्टली, हाँ, दिस इज़ नॉट अ सीरियस सॉर्ट ऑफ मोहब्बत, बिकॉज उनको भी पता नहीं है ऊंच नीच का ना, दिस जस्ट अट्रैक्शंस जो दे फील टुवर्ड अदर्स। एंड व्हाई दे फील? बिकॉज इनके फैमिली की तरफ से वो वाली मोहब्बत नहीं आ रही। So this is the factor that they gear toward others. कच्ची मोहब्बत का जो प्यार है, वो ना आर ना पार। Sorry? कच्ची मोहब्बत का प्यार ना आर ना पार। कच्ची उम्र है ना, तो कच्ची उम्र में बेसिकली क्या है, जहाँ से ज़रा सी भी आपको मिल गई, शफकत मिल गई, आपको लगा कि यार ये तो मुझे बहुत अटेंशन दे रहा है, बिकॉज इनको घर में उस तरह से अटेंशन शायद बचपन में नहीं मिली होती। तो हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि हम कह तो रहे हैं कि दे आर ओवर स्पीडिंग एंड मतलब वो बड़े स्मार्ट बन रहे हैं, माशरे को भी तंग कर रहे हैं, बट वॉट इज़ इनसाइड देम? सो थोड़ा सा वो भी हमें देखने की ज़रूरत है कि इनसाइड उनके जो है अंदर एक वुंडेड चाइल्ड है। अच्छा। एक जख्मी सा बच्चा है, हाँ। Who is needing attention actually। वो किस तरह की टेंशन चाह रहा है, हाँ। जिसकी वजह से माशरा भी परेशान हो रहा है, पेरेंट्स भी, वो हमें समझा दें। अच्छा, इसमें अब थोड़ा सा हमें ये देखने की ज़रूरत है कि why they became like this, why they starting doing this self harm and things like this। एंड ये अब चीज़ें जो हैं, ये मतलब उनके लिए कोई अच्छी तो नहीं है ना, कोई सेहतमंद तो नहीं है कि वो अपने आप को इस तरह काटेंगे या अपने ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे या ओवर स्पीडिंग करेंगे, तो एक तरह के सुसाइडल जेस्चर्स हैं ये सारे। सो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये हुआ क्यों। तो बेसिकली फ़िज़ा इसमें यही है कि जब मैं तो ये कहूँगी कि पेरेंटिंग स्टाइल्स जो हैं बचपन से जब आते हैं, जैसे कि पेरेंट्स बहुत लड़ते हैं या बच्चों को तवज्जो नहीं देते या बहुत कंपैरिजन्स करते हैं उनके बीच में, सिबलिंग्स के बीच में,
या फिर उनको मतलब हर वक्त ये बताते हैं कि यू आर इनकॉम्पिटेंट, ठीक है, या मोहब्बत के लिए जब बच्चा आता है माँ बाप की तरफ, तो दे आर सो बिजी इन देयर लाइफ्स कि मतलब वो उसको प्रोवाइड ही नहीं करते, तो खला आ जाता है उनकी ज़िंदगी में। सो एक तरह से अंदर से वो ज़ख्मी होते हैं, उनके अंदर हमेशा एक बच्चा होता है जो चीख रहा होता है, जिसको एक अटेंशन चाहिए। अब जैसे ही कहीं से अटेंशन आई अपोजिट सेक्स से, ठीक है, और वो बच्चा फ़ौरन उधर गया रोना शुरू हो गया। अब जैसे ही उस बंदे ने कहा कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, जैसे एक लड़का है, तो वो लड़की फ़ौरन फील करेगी कि मुझे छोड़ जाएगा, क्योंकि शायद बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत थ्रेट किया कि हम जहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं और बच्चों को डरा रहे हैं कि मैं छोड़ के जा रही हूँ घर, जी मैं छोड़ के जा रहा हूँ घर। या अच्छा, इसमें ये कि जो हमारी एक 90s के दौर में मूवीज़ हुआ करती थी, उसका भी कोई मुझे लगता है रोल है, क्योंकि उसमें दिखाई जाती थी ना कि लड़का और लड़की में आपस में कुछ हुआ, फिर वो जो है ना उल्टी सुल्टी कोई अजीब मारकुटाई हरकतें करना शुरू कर दिया, फिर वो दिखाते भी थे ऐसी कि वो गुंडा बन गया है, बिल्कुल आवारा हो गया है, बदतमीजी कर रहा है। मीडिया का तो रोल है ही ना इन चीज़ों में, लेकिन तो ये इम्पैक्ट होता है इसका, इम्पैक्ट तो होता है और बिल्कुल। फिर लड़के को दिखा रहे कि ही इज़ वेरी कूल, ही इज़ डूइंग दिस, इज कूल। हाँ, ऐसी चीज़ों को कूल भी समझा जाता है। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग एस्पेक्ट दिखाना चाह रही हूँ कि हम लोगों को यूजुअली लगता है कि दे आर ट्राइंग टू लुक कूल एंड मतलब लोगों को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, बट इनसाइड देम भी हमें उनकी इनसाइड स्टोरीज भी थोड़ी सी देखने की ज़रूरत है कि उन लोगों को तो एक्चुअली दे नीड थेरेपी। वो तो अंदर से बेचारे ज़ख्मी हुए हैं, और वो लोगों की तरफ क्यों जा रहे हैं, लड़की क्यों जा रही है लड़कों की तरफ, क्योंकि देयर इज़ सम रीज़न बिहाइंड इट। घर में शायद वो वाली चीज़ नहीं मिली, नर्चरिंग एनवायरनमेंट नहीं मिला। तो लड़कियां भी करती है क्या गोलियां खा लेना? हाँ, लड़कियां तो सेल्फ हार्म बहुत ज़्यादा है उसमें, और अच्छा? उसमें ये है कि अच्छा सेल्फ हार्म आप कह रहे हैं ना, यहाँ नहीं, दे डू इट ऑन थाइज एज वेल, कि ताकि नज़र ना आए। हाँ, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम जिसमें ये वो लोग ये इसकी तरफ जाते हैं। अच्छा, वो करते क्यों? केसेस लड़कों के ज़्यादा सामने आए ना, तो मुझे बिकॉज दे हाइड ना, वो इतना नज़र नहीं आता ना। सेल्फ हार्म लड़कियों में भी उतना ही है जितना। तो लड़कियां किस बात पे करती हैं, क्या होता है? एग्जैक्ट यही चीज़ें कि जब भी उनको इमोशनल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचती है ना, जज्बाती तकलीफ़, एक है जिस्मानी तकलीफ़ और एक है जज्बाती। अब वो अपनी जज्बाती तकलीफ़ को कम करने के लिए वो फ़िज़िकल पेन इंड्यूस करते हैं, यानी कि ये वाली चीज़ करते हैं, और इससे उनकी वो जज्बाती तकलीफ़ उनके लिहाज से कम होती है। अब जब इलाज होता है तो उनको ये सिखाया जाता है ना बेसिकली कि और क्या तरीके हैं जज्बाती तकलीफ़ कम करने के। तो बेसिकली दे डू दिस टू बेसिकली डिक्रीज़ देयर इमोशनल पेन, जो कि जिसका वो शिकार है। अब वो क्यों हो रही है? बेसिकली वही कि फ़ियर है कि कोई छोड़ ना जाए, ठीक है, ज़रा सी बात बर्दाश्त नहीं हो रही, कोई क्रिटिसिज्म नहीं बर्दाश्त हो रहा, ये सारी चीज़ें कि वो ऑब्सेसिव एंड पोजेसिवनेस भी बहुत हो जाती है, बहुत ज़्यादा, बहुत एग्जैक्टली बहुत टीन ज़्यादा। एज में ये नौजवान जब होते हैं, इसी एज में क्यों इतना होता है? बस ये एज में हार्मोनल रश बहुत होता है। अच्छा, इस एज में आपके वो हार्मोन्स भी सारे वो मतलब आप बड़े हो रहे होते हो, वो उन स्टेजेस से भी गुजर रहे होते हो, और फिर आप एक ऐसी स्टेज से गुजर रहे होते हो जब आपको सारे कहते हैं कि तुम बड़े हो गए हो। जब कुछ हरकत कर दे तो कहते हैं तुम अभी छोटे हो, तो वो बच्चा एक कन्फ्यूजन में होता है कि मैं बड़ा हूँ कि छोटा हूँ। वो इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस क्राइसिस में आना शुरू हो जाता है। जो जवानी का नशा आप जिसे कहेंगे। हाँ। सना यूसुफ वाला जो केस था, वो जो लड़का था वो भी टीनेज में ही था, मतलब हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल तो ऐसे। वो जो हाइपर हुआ था और पागल हुआ था, और अपने आप को भी हार्म करने का उसने सोचा भी नहीं कि मैं खुद को क्या करूँगा, अगर मैंने ऐसी हरकत की तो मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। तो ये इस वजह से बिल्कुल एग्जैक्टली, इट कुड बी अ डिसऑर्डर, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हम समझे कि सिर्फ ये लोग इसीलिए कर रहे हैं कि लोग देखें और ये मशहूर हो जाए। आज एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, और आज हम बात कर रहे हैं जो नौजवान नस्ल टीन एज है, जो गलतियाँ करती है, जिसमें अपने आप को हार्म करती है, वो कितना डेंजरस है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अच्छा, जो माहिर नफ्सियात आज हमने बुलाई, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इनका जो है ना 22 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 22 साल के एक्सपीरियंस में इन्होंने कितने केसेस जो हैं वो डील किए होंगे, कितने केसेस इनकी नज़र से गुजरे होंगे, और अभी भी देख रही हैं। अभी भी ब्रेक में ये बता रही थी, आप किस तरीके से हैंडल करती हैं जब आपके पास इस तरह से केस आ जाए और ऐसे लोगों को आप देखें जो कि टीन एज भी हैं और इस तरह की अहमकाना हरकतें कर रहे हैं? अच्छा फ़िज़ा, थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगी कि इनके इलाज के मतलब ही हम आ रहे हैं कि इनको कैसे डील किया जाए। सो दो तरह के इलाज हैं, एक है अद्वियाती इलाज जो साइकेट्रिस्ट करते हैं, और एक है नफ्सियाती इलाज जो माहिर नफ्सियात करते हैं, जैसे अच्छा। हम लोग हैं। अब साइकेट्रिस्ट जो है वो मेडिकेशंस की तरफ जाते हैं इनके लिए, वो भी ज़रूरी है जब ये बहुत सुसाइडल हो जाएं। लेकिन अगर छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एंगर इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर इस तरह की चीज़ें हैं, तो नफ्सियाती इलाज बहुत ज़रूरी है।
चाहे उसकी मेडिकेशन ही क्यों ना चल रही हो, क्योंकि वो सारी उम्र का इलाज नहीं है, उसके डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हमने देखने हैं ना दवाइयों से ठीक होता है। एग्जैक्टली, दवाइयों से वक्ती तौर पे तो आराम उसको ज़रूर आएगा ना, कि जैसे उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं या इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि उसे रिलैक्सन पर डालते हैं आप लोग? ये साइकेट्रिस्ट का डोमेन है कि वो लोग फिर इनको दवाइयाँ देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इनके जो ये वजहें बनी हैं, मतलब कॉजेज़ बनी हैं ऑब्वियसली, जो ट्रॉमाज हैं इनकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से ये ऐसे बने, हम उन पे काम करें ताकि बीमारी की जड़ को ख़त्म किया जाए। तो माहिर नफ्सियात की जो प्रैक्टिस होती है वो ये होती है एग्जैक्टली। और वो जो डॉक्टर होते हैं वो पिल्स देते हैं, यानी दवाइयों की तरफ, वो दवाइयों से। एग्जैक्टली। लेकिन अब टीन एजेस हैं, हमें इन चीज़ों का सब ध्यान रखना है और इनको बहुत केयरफुली मेडिकेशंस भी देनी है कि बाद में ये ना हो कि इन्हीं मेडिकेशंस को ये लोग फिर बाद में अब्यूज़ करना शुरू कर दें। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो आई थिंक इनको थेरेपी की तरफ रेफर करना भी बहुत ज़रूरी है, जो आप लोग, हाँ एग्जैक्टली, ताकि इनके अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट्स माँ बाप के बारे में भी पूछना चाहूँगी, उनका भी तो रोल प्ले होता है बहुत ही। आप लोग माँ बाप के साथ क्या डील करते हैं, क्या बात करते हैं, उनको बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये और बहुत ज़रूरी सवाल है कि पहले तो जो पेरेंटिंग है ना वो ठीक होने की ज़रूरत है, कि जो बचपन में प्रॉब्लम्स हुई बच्चे इसलिए टीनेज में जाके ऐसी हरकतें शुरू करते हैं। अच्छा, अब ये है कि वो वक्त तो लेकिन गुजर गया, बिकॉज पेरेंट्स ने कौन सा पेरेंटिंग की ट्रेनिंग ली हुई थी, तो अब आके हम बिल्कुल कोशिश तो ज़्यादा हमारी फोकस पेशेंट पे ही होता है, क्योंकि उसने ज़िंदगी अब गुजारनी है, माँ बाप को करेक्ट नहीं करते रहना उसने। सो हाँ एग्जैक्टली, हम फिर ये करते हैं कि उन्हीं पे थेरेपी हम कोशिश करते हैं। पेरेंट्स को हम थोड़ा बहुत इन्वॉल्व ज़रूर करते हैं, लेकिन अब वक्त गुजर चुका, अब तो वो बचपन तो नहीं वापस आ सकता ना जो जहाँ पे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई थी। तो हमारा ज़्यादा फोकस होगा कि हम पेशेंट को मजबूत करें, हाउ टू हैंडल नाउ थिंग्स, सिचुएशंस, पीपल अराउंड देम, और वो अपने ऊपर फोकस करें और अपनी चीज़ें ठीक करें। इसके अलावा थेरेपी में हम लोग थोड़ा सा उनके जो ट्रॉमास हैं बचपन के, उस पर इमेजरी एक्सरसाइजेज उन्हें ज़रूर कराते हैं ताकि वो डायलॉग्स कर लें पेरेंट्स के साथ, जहाँ उन्हें लगा है कि वो थोड़ा सा ना, तो वो एक तसव्वुराती मश्क होती है, बड़ी इफ़ेक्टिव होती हैं ये तसव्वुराती मश्कें ना, जिन्हें इमेजरी एक्सरसाइजेज कहते हैं। उससे हम बचपन के ट्रॉमास को थोड़ा सा जो है प्रोसेस करते हैं उनके लिए, यानी कि उनकी इमोशनल प्रोसेसिंग करते हैं। जो जज्बाती कहना चाहिए ना, वो जम गए जज्बा, हम कहते हैं ना दिल बोझल है, दिल भारी है, हमारे दिल में ऐसा कुछ है, तकलीफ़ है अंदर हमें बहुत, वो चीज़ हल्की करने की कोशिश करते हैं इस तरह के काम से। बाकी उनकी सोचों पे काम, उनके मुख्तलिफ मैल अडेप्टिव पैटर्न जैसे ड्रग्स की तरफ जाना, सेल्फ हार्म कैसे ख़त्म करना है, इस पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है। अच्छा, मैंने आपसे एक और ज़रूरी सवाल करना है, जब बच्चे इस तरह की टीन एज में जाके हरकतें करते हैं, तो जो पेरेंट्स हैं ना, उनका रिएक्शन जो देखने को मिलता है वही होता है कि वो बाप स्पेशली बड़े सख्त होते हैं। जैसे उनको ऐसी कोई खबर मिलती है तो वो आगे से उसको मारते हैं, पीटते हैं, गालम गलौज करते हैं, सामने बिठा के जलील करते हैं, ठीक है, तो कमर से बेल्ट भी निकाल के बच्चे की पीठ लाल कर देते हैं, और जो हमारे माशरे में देखने को मिलता है वो यही है। तो मैं आपसे सवाल भी यही करूँगी। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं फ़िज़ा। हमारे पास भी जो मरीज़ आते हैं वो बेचारे कई दफ़ा स्टूडेंट्स होते हैं तो इतने अवेयर होते हैं कि दे नो कि उनको मसले हो रहे हैं। व्हेन दे कम फॉर थेरेपी, पेरेंट्स को यही होता है ये ड्रामे करती है, इसको मज़हब की तरफ लग जाना चाहिए, बिल्कुल लग जाना चाहिए, लेकिन अभी तो पहले उसका एक रश तो ख़त्म हो, इमोशनल जो उसके अंदर एक तूफान के साथ तो बच्चों को बहुत पहले से जोड़ देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए, और कनेक्शन आपकी बेहतरी है। एग्जैक्टली, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं है कि एक बच्चा भी कट्स लगा रहा है, उसको किसी पे एतमाद ही नहीं है, उसे दुनिया में किसी चीज़ पे भी अब ट्रस्ट नहीं रह गया बिकॉज ऑफ सर्टन एक्सपीरियंसेस, जैसे अब्यूज़ की हिस्ट्री रही है, घर वाले अब्यूज़ कई दफ़ा कर जाते हैं, सेक्शुअल अब्यूज़ होती हैं उनकी लाइफ में। अब एक बच्चा मिसट्रस्ट का शिकार हो गया, हो सकता है वो दीन से भी दूर हो गया, तो अब हम अगर ये कहेंगे कि तुम नमाजें पढ़ो, वो एकदम तो नहीं पढ़ेगा, पहले हम उसको थोड़ा सा ठीक करेंगे, फिर ज़रूर इस तरफ लाएंगे। स्पिरिचुअल साइड पे मैं हमेशा लेके आती हूँ आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट्स को, लेकिन एकदम जो पेरेंट्स की डिमांड होती है ना, ये तो ड्रामे है, ये अगर नमाजें पढ़ती आज तो ऐसा नहीं होता, एंड दे डोंट रियलाइज़ कि इनकी ज़िंदगी में बचपन में क्या क्या हुआ है जो उनके दिल में इतने ज़ख्म हुए हुए हैं। सो वहाँ वो चीज़ें देखने की हमें ज़रूरत है थोड़ी सी। अच्छा, अब ये टाइप के जो नौजवान हैं, ये बच्चे, इनके हाथ में मोबाइल जो है वो किस टाइम पे देना चाहिए, कब देना चाहिए, किस उम्र में देना चाहिए? कहीं मोबाइल की तो गलती नहीं हो रही है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये तो फिर बचपन से ही कंट्रोल होनी चाहिए थी ना चीज़ें, ये तो बस दौर की एक मैं तो सॉरी टू से इसको दजाल ही कहती हूँ कि ये जो एक फितना ही है ना कि हर एक के हाथ में, बुज़ुर्ग के, बच्चे के, सब के हाथ में। अब ये तो बचपन से ये कंट्रोलिंग होनी चाहिए कि हमने स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना था उनका। अब जब वो बड़े हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अब आप कैसे उनका कंट्रोल कर सकते हैं? अब तो आप पहले उनका इलाज करवाएं और वो खुद फिर इस तरफ आएंगे कि जैसे अगर वो पॉर्न एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, लोग बच्चे शुरू हो गए हैं हमारे टीनेजर्स इस तरफ भी, सो दे कम टू यू, वो खुद आते हैं कि हमारी ये चीज़ ख़त्म करवाएं, उन्हें खुद रियलाइजेशन होती है। अब पेरेंट्स इस एज में आके उस तरह से क्या करेंगे? मारेंगे बच्चों को या डांटेंगे जिस तरह आप कह रही हैं, तो उससे क्या होगा? एग्रीवेट होंगी चीज़ें।
सो ये तो अभी स्टार्टिंग से ही हमें चाहिए। अच्छा, पेरेंट्स को खुद भी चाहिए कि वो कम करें। अब खुद देख रहे हैं, बेटा आपने नहीं देखना। अब पेरेंट्स यही कर रहे हैं यूजुअली, छोटे बच्चों के साथ भी, खुद सामने मुंह पे, बेटा आप मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं और अपने आगे मोबाइल रखा हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो हैं उनके लिए क्या है, रोल मॉडल हैं। सो अपना मोबाइल यूज़ कम करें, बचपन से उनको ट्रेन करें कि ये खास हद तक हमने यूज़ करना है, पॉजिटिव पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, हर वक्त इसके सामने नहीं बैठना, तब आके वो टीनेज में संभलेंगे। अच्छा, आज के जो पेरेंट्स हैं वो फैमिली टाइम से इरिटेट रहते हैं। जो माँ बाप हैं वो बच्चों को टाइम देने का कोई उनको इंटरेस्ट कोई नहीं है, जैसे बैठ के गप्पे मारना। देखिए, आप और मैं जिस टाइम के पले बढ़े, हमारे टाइम पे एक टीवी लगता था जिसमें एक ड्रामा आता था और सारे बैठ के देखते थे। अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मी को किसी ने पूछा कि आप ये जो बच्चे हो, हम लोग 8 भाई बहन थे, मैं सबसे छोटी हूँ, तो अम्मी अब्बू थे नहीं, तो अम्मी को पूछा कि भाई कि तुम्हारे घर में आओ तो हम देखते हैं कि तुम ड्रामा देख रही हो, अपने सारे बच्चों को बिठा के इकट्ठा, टाइम हो गया है तो प्लेट में तो खाने, चाय, बिस्किट सब कुछ जमा करके तो प्राइम टाइम का ड्रामा देख रही हो। भाई हमारे घर में नहीं देखा जाता, हमारे तो बच्चों को हम बिल्कुल भी नहीं दिखाते टीवी। तो अम्मी कहती थी कि नहीं, ये साथ बैठने का एक अच्छा तरीका है। हाँ। और दूसरा ये कि जो माशरे में हो रहा है, अगर कोई ड्रामा निगारी में उसको बंद किया, दिखाया है, तो हम सारे मिलकर देख रहे हैं कि उसकी अच्छाई और बुराई जो देखें, फिर आपस में डिस्कस भी करें। Exactly. यार ये गलत किया, हाँ, ऐसा नहीं होना हाँ, चाहिए। उससे बड़ी आपस में बाउंडिंग अच्छी रहती है। बिल्कुल। मगर हमने ड्रामों को, चीज़ों को पॉजिटिव लिया ही नहीं, हम तो ड्रामों को गलत तरीके से देखते हैं और फिर मोबाइल में स्क्रॉल करके देख रहे हैं, एक एक सीन, बीच बीच में से सीन, तो हमें स्टोरी के ग्राफ का भी नहीं पता होता। और उसके बाद फैमिली में जो साथ बैठ के एक साथ एक ड्रामा देख रहे हैं, उससे दूर हो गए। बिल्कुल, मतलब साथ की बैठक बर्दाश्त नहीं है। वो अपने कमरे में, वो अपने कमरे में, वो किचन में बैठ के देख रही है। रोटी पकाते हुए ड्रामा है ना सारी। बिल्कुल ऐसे ही। आपने बहुत अच्छी बात की है कि ये जो पहले लोग थे ना, ये बड़े नेटेड थे, आपस में बैठना है, बात करनी है, बच्चों का समझ भी आनी है कि इसके जहन में क्या चल रहा है। एग्जैक्टली। और फिर वो हमें समझाती भी थी कि देखो बेटा ये गलत हो रहा है। अब वही ड्रामा हम अपनी सहेलियों के साथ देखते तो हमें हर चीज ठीक लग रही होती। ये पॉइंट है ना। तो अब ये मिसिंग है, फैमिली लाइफ नहीं रही। लोग पैसा कमाने की दौड़ में, ऑब्वियसली पेरेंट्स दोनों कमा रहे हैं, फिर जॉइंट फैमिलीज नहीं है। चलो कभी पेरेंट्स अवेलेबल ना हो तो दादा दादी का प्यार मिल जाता था, फूफो का प्यार मिल जाता है, खाला का मिल जाता था। अब वो सब मिसिंग है, सब मिसिंग। बच्चे अकेले हैं। एक और पॉइंट अभी बात करते करते दिमाग में आया, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कुछ जो बच्चियां हैं टीन एज की, जैसी वो जवान होती है, तो उनको जो है ना कुछ ऐप्स यूज़ करने के लिए दे दी जाती है, जिसमें टिकटॉक हो गया और दूसरे हो गए। टिकटॉक लाइव पे भी वो छोटी छोटी बच्चियाँ आ रही हैं और बेचारी अच्छे अच्छे घरों की हैं। ये नहीं है कि मैं कहूँगी हर कोई, हर घराना अच्छा बुरा ये हम नहीं जज कर सकते। ठीक है, ये हमारी हरकतें हमारे घराने को ख़राब कर देती हैं। तो कहने का मतलब ये कि अब मैं देखती हूँ कि टीन एज की लड़कियाँ आपस में सहेलियाँ ग्रुप बनाती हैं। अब मैं टीन एज हूँ, आप टीन एज हैं, हम लोगों ने प्लान बनाया यार उसको भी लेके जाना, उसको भी लेके जाना है, और टिकट कटवाया, पेरेंट्स से पैसे लिए और मुल्क से बाहर चले गए, थाईलैंड चले गए, उधर चले गए। अब लड़कियाँ जा रही हैं, थोड़े से वल्गर कपड़े भी होते हैं, कुछ स्लीवलेस होते हैं, कोई बैकलेस होते हैं, कुछ स्कर्ट्स होती हैं, टाइट पैंट्स होते हैं, छोटी छोटे पैंट के ऊपर। तो वो सारी लड़कियां आपस में वीडियो सेल्फीज जो है ना वो बना रही हैं, अपने अपने अकाउंटों को टैग कर रही हैं, शेयर कर रही हैं। तो वो जो एक चीज़ है जिसमें हम अपने पेरेंट्स के साथ मुल्क से बाहर जाते थे, घूमते थे टीन एज वाली एज में, और उसके बाद जब हम जवान होते तो हम अपनी शादी हो जाए तो फिर मियाँ के साथ जाते एग्जैक्टली, या भाई बहनों के साथ ट्रिप है, मगर हम किसी सहेलियों के साथ मुल्क से बाहर का ट्रिप नहीं करते। आज के पेरेंट्स कैसे अलाउ कर रहे हैं अपनी बच्चियों को? पर ये तो फिर उनको पता है ना, बाद में फिर वो गिला करेंगे। देखिए, अब हमने खुद अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है ना, अपने कल्चर देखना है, हमारे नॉर्म्स क्या हैं, उस हिसाब से चलना है। और अगर हम अपने नॉर्म्स से जितना निकलेंगे, हम लोग एशियंस हैं, हम वेस्ट को उस तरह फॉलो नहीं कर सकते, और जब करते हैं तो फिर हमें तकलीफ़ होती है अंदर से। हम लोग अंदर से भी हिलते हैं, हमारी स्पिरिचुअलिटी भी हिलती है, सब कुछ होता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स को चाहिए कि वो फिर इस चीज़ पे, इस यहाँ पे मुनासिब, बजाय कि बच्चे की हर चीज़ पे कंट्रोल करने के, वहाँ करें जहाँ ज़रूरत है कंट्रोल करने की, जहाँ पे आराम। आप उससे पहले फिर ज़रूरत है कि आपकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है पेरेंट्स के साथ। अब ये जैसे आपने बात की कि आप लोग इकट्ठे मिल के ड्रामा देखते थे, आपकी एक बॉन्डिंग थी अपनी अम्मी के साथ, जो उन्होंने मना करना है आपको पता है कि ये माँ ठीक कह रही है, क्योंकि एक वक्त गुजारा हुआ है। आज के दौर में मादर पिदर आज़ाद वाली बात है ना, कि माँ इधर बाप इधर, बच्चे आज़ाद, बच्चे फिर अपना कर रहे हैं, मीडिया उन्हें इंडिपेंडेंट कर रहा है, सब कुछ ऐसे ही। ये टिकटॉक ये सब जो हमारे सामने चल रहा है, बच्चे अब यही समझ रहे हैं कि हम अपने मालिक खुद हैं, क्योंकि दौर ऐसा आ गया ना इस दौर में। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी, मैं यहाँ पे ज़रूर एक पॉइंट रेस करना, क्योंकि पेरेंट्स को चाहिए कि इस दौर में बच्चों के फ्रेंड्स बन जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल नहीं आप कर सकते, दोस्ताना सा माहौल रखें ताकि वो आपसे आके हर चीज़ शेयर करें,
आप कम से कम पता हो कि ये क्या होने लगा है इसके साथ, या ये क्या कर रही है, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ की तरफ से उसको हटाएं। आप एकदम नहीं कर सकते क्योंकि ये बच्चा जो है बागी हो जाएगा आपका, आप उसके साथ दोस्ती रखें। थैंक यू सो मच नाज़िश जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने हमसे बात की, समझाया प्यार मोहब्बत में। जो मैंने इनकी बातों से जस्ट निकाला हल वो ये था कि आज का पेरेंट जो है वो सुनने वाला बन जाए अपने बच्चों का। दोस्ती का मतलब ये है कि अपने बच्चों की सुने। जब आप सुनेंगे नहीं अपने बच्चों की ना, कि आपको टाइम ही नहीं है, हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके, अच्छा बाद में, तो फिर यही हाल होगा जो आप देख रहे हैं। सैलाब की बात करेंगे। देखें अब जैसे पंजाब के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर जो दरियाओं में से पानी तो उतर गया है सैलाब का, मगर जहाँ पे इर्द गिर्द के इलाकों में जो सैलाब आए थे वहाँ अभी भी पानी जो है ना वो खड़ा है, उसको काफ़ी टाइम लगेगा पानी खड़ा होने में। अब जो खड़ा पानी है ना नाज़रीन, वो बड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि इस पानी के अंदर बहुत सारे जानवर भी थे जो मर गए, बहुत से मवेशी थे जो मर गए, ठीक है, और बहुत सी ऐसी बीमारियां जो है ना फिर इस तरह के पानी से जन्म लेती हैं। अब नॉर्मली होता ये कि जो जानवर है जब इस पानी के अंदर होते हैं, मर जाते हैं, वो गल सड़ जाते हैं बेचारे, और वो पानी वही वाला जो पानी जिसमें जानवर गल सड़ रहा है तो वो एब्जॉर्ब हो रहा है ज़मीन के अंदर, उधर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब हमारा जो ज़मीन के नीचे जो वाटर एक टेबल है वो भी बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जिसमें आप कहें कि बीमारियां जो है ना वो शामिल हो जाती हैं उसके अंदर। अब इन इलाकों में स्मेल भी बहुत ज़्यादा फैलती है इसी वजह से। अब उस स्मेल के साथ बीमारियां जो हैं जिसमें मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, या फिर जल्द की भी बहुत सी ऐसी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं, या फिर बुखार, ऐसी भी चीज़ें जो है ना लोगों को परेशानी देती है। आज इसके ऊपर बात करेंगे कि हमने इन चीज़ों को अब कैसे मैनेज करना है और इन चीज़ों से बचना कैसे है, क्योंकि ये चीज़ें तो आपको जिस्मानी बहुत ज़्यादा डिजीज़, बीमारियां जो इन्फेक्शंस दे रही हैं। तो हमारे पास मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर ENT स्पेशलिस्ट। तो आज हमें बताएंगे कि कैसे हमने अपना ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर प्लीज़ हमें एलैबोरेट कीजिएगा कि अब ये जो बीमारियाँ हमें तंग करेंगी और इससे बचाव कैसे मुमकिन हो सकेंगे, और ये बीमारियां कौन कौन सी हैं? थैंक यू वेरी मच। जितने भी मानसून का सीज़न आएगा और उस दौरान में या इमीडिएट बाद में जो हमने एक बहुत बड़ा अजाब झीला है या भी चल रहा है फ्लड की सूरत में, वो बहन भाई जो घर से बेघर हुए, जब भी आप घर से बेघर हों या नॉर्मल सफ़र भी करें तो आपकी बॉडी की मुदाफ़त थोड़ी सी कम हो जाती है, आपकी डाइट नॉर्मल नहीं रहती। जो स्टेबल डाइट आप घर में, एक हर बंदे का अपना ही मेन्यू है, बायोकेमिस्ट्री है, उस हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल रह रहा होता है। जब फ्लड की सूरत में लोग बेघर होते हैं तो उनकी डाइट ही ख़राब नहीं होती, उनकी डाइट में कमी वाज़े हो जाती है, और उससे कहीं ज़्यादा सफाई सुथराई, हिफ़्ज़ान सेहत जिसको असूल कहते हैं हम, वो अब नहीं कर पाते। प्रॉपर साफ़ पानी पीने के लिए, हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए, बेसिक फैसिलिटी से आप फ़ौरन महरूम हो जाते हैं। उसमें वायरस की बीमारियां, बैक्टीरिया की, फंगल की, जैसे हमने अभी बहुत सारे वर्म्स हैं बच्चों में, इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि उनका तदारक बहुत ज़रूरी है। और ये सिंपल सी टिप्स के साथ हम बहुत हद तक इससे बच जाते हैं। मेन बीमारियां जैसे नाक कान गले की इन्फेक्शन बढ़ जाएगी, मानसून में फंगस हो जाए तो काफ़ी दिनों तक आपको तंग करेगी, कान बंद हो जाएगा, सुनना मुश्किल हो जाएगा। ये मानसून में वैसे भी नॉर्मल है, वेट एरियाज में। मैंने ये सुना है कि एक बार फंगस आ जाए अगर कान में तो वो वापस आता रहता है, हमेशा के लिए नहीं जाता। क्या ये ट्रीटेबल है या ये फंगस? बिल्कुल आपने ठीक कहा। कुछ अगर आप थोड़ी सी एहतियात कर लें, फंगस ऑलवेज लव टू ग्रो एट मॉइस्ट एरिया, जहाँ पे थोड़ी सी गीलापन है। अच्छा, हमारे आर्म पिट्स हैं, ग्रॉइंस हैं, नेल्स हैं, जो लोग बावजू रहते हैं और बंद जूते पहनते हैं, नेल में हो जाए या स्पेसेस के उंगलियों के दरमियान में हो जाए, उसको एक दफ़ा आपको ड्राई करना है। एब्सोलूट ड्राई जगह पे, खुश्क जगह पे फंगस और आम तौर पे बाकी जरासीम भी बहुत कम ग्रो करते हैं। फंगस को ठीक करने का एक वाहिद हल, बेस्ट हल ये है कि कीप इट वेरी ड्राई। उन एरियाज़ में जहाँ पे है, कान है ख़ास तौर पे, या अपने बावजू रहते हैं उंगलियों के दरमियान में होगी,
जब तक आप ड्राई नहीं करेंगे, ओपन जूता नहीं पहनेंगे, जल्दी नहीं जाएगा। ओके। एक दफ़ा ड्राई कर लें, एंटी फंगल लोकल लगा लें, उस एरिया को क्लीन कर लें, ये बिल्कुल 100% काबिल इलाज होगा। अच्छा। अब हमारा मेन टॉपिक जो है वो, क्योंकि आपने बड़ा अच्छी बात कि मलेरिया, डायरिया, ये जो टाइफाइड और सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस ए, ये सारा साफ़ पानी की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से सीवरेज का पानी और पीने का पानी मिक्स हो जाते हैं जगह जगह से। अब जब तक आप 10 मिनट तक बॉयल करके अच्छी तरह छान के साफ़ करके कपड़े से नहीं पिएंगे, पानी 100% साफ़ होता है अगर आप 10 मिनट्स के लिए बॉयल कर लें और उनको एक साफ़ कपड़े से गुजार लें। इसका मतलब कि अब वो पीने के बिल्कुल काबिल है। अच्छा। उसमें कलर नहीं होना चाहिए, उसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए, बेरंग बेबू है और यू आर एंजॉइंग इट, देन इट इज़ फाइन। अब ज़रूरी है कि अगर आपको थोड़ा बहुत मसला हो गया, पेट लूज़ हो गया है, तो फ़ौरन ही सिंपल चीज़ों पे चले जाएं। डाइट शुड बी, वो जो पुराना तरीक़ाकार था ना, जैसे बेबीज़ को, मदर को गाइड कर दिया गया है कि बेबी का पेट लूज़ हो तो आपने उसका खाना पीना बंद नहीं करना, ज़्यादा कर देना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर देना है, ORS ज़्यादा देना है। ORS अवेलेबल नहीं है, कोई ज़रूरी बात नहीं, थोड़ी सी चीनी मिलाएं, थोड़ा सा नमक मिलाएं, बिल्कुल वो ठीक है। उसको केला भी दें, उसको योगर्ट भी दें, उसको सिंपल डाइट जो भी मांगता दें। जितना बॉडी लूज़ कर रही है उससे सरप्लस हम उसको देंगे। इस सूरत में बेबी कभी भी नढाल नहीं होगा, वीक नहीं होगा, बीमारी जानलेवा नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे और हम यही वाले सिम्टम्स अगर बड़ों के साथ हैं तो उस पर भी किस तरीके से उनको क्योर करना है बात करते हैं। मलेरिया और डेंगू पे बात करेंगे। डॉक्टर ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं। और ये भी बताइएगा साथ में कि ये जो डेंगू है तो साफ़ पानी में आता है और मलेरिया गंदे पानी से, ठीक है ना, उससे जो बीमारियां पैदा हो रही हैं उनका भी बचाव, उस पर भी डिस्कस कर लीजिएगा और कौन कौन सी बीमारियां उससे निकल रही हैं। बीमारियां स्किन की, नाक कान गले की, जो भी हिफ़्ज़ाने सेहत में कमी की वजह से होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ जाता है। ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस ए, डायरिया, टाइफाइड, डिसेंट्री, वर्म्स, मलेरिया, डेंगू, हर एक का इंसिडेंस बढ़ जाएगा। तो डेंगू का तो कहते हैं ना कि साफ़ पानी में आता है, ये तो गंदे पानी से नहीं हो रहा। पानी साफ़ है, जो भी पानी ठहरा रहता है कुछ देर के लिए, वो चंद ड्रॉप भी काफ़ी है। यहाँ तो साफ़ पानी भी है, दरमियान में अभी भी स्प्रिंकलिंग हो रही है, आज जो रात गुजरी है इसमें भी फोरकास्टिंग थी, अभी मानसून का छोटा सा स्पेल शायद आ सकता है। अच्छा। इसलिए जहाँ भी पानी ठहरा है, पानी ठहरा नहीं होना चाहिए। घरों में तो बिल्कुल, घरों की सराउंडिंग में तो हम केयर कर सकते हैं, उससे इंसिडेंस बहुत कम हो जाएगा। लेकिन पानी को साफ़ सुथरा हो तो पिएं, उसी से हैंड वाश करें, खाने से पहले हाथ ज़रूर धोएं। पानी अगर साफ़ सुथरे पे शक है तो ज़रूर उसको बॉयल कर लें। 10 मिनट्स अच्छी तरह बॉयल करने से पानी बिल्कुल जर्म फ्री हो जाता है। तो चंद बेसिक चीज़ों का, राह चीज़ें ना खाएं, जहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी सी आपको शक पड़ रहा है, धोई नहीं है, साफ़ सरे बाज़ार पड़ी हुई चीज़ें हैं, जूसेस हैं बाज़ार के, ट्राई टू अवॉइड। ये सेहत के एब्सोल्युटली मुनाफी हैं, हेल्दी नहीं है। अब इनके पास तो फैसिलिटीज़ अभी है नहीं कि बॉयल करें, तो फिर बेघर हैं आपके सामने, उनके पास तो छत भी नहीं है, चारपाइयों पे सो रहे हैं, कुछ बिल्कुल ऐसे ना कोई कैंपिंग में अपना गुजारा कर रहे हैं, तो अब ये क्या करें? देखिए, ये तो एक इंसानी अलमिया है। जब ये ऐसी चीज़ें, एक तो हमें बिफोर हैंड बहुत सारी इसकी ऑर्नामेंट्स अरेंजमेंट करनी चाहिए, लेकिन अब गवर्नमेंट इज़ डूइंग वंडरफुल, लेकिन सारा गवर्नमेंट पे नहीं। जैसे मदीना लोग पहुँचे तो लोगों ने सब कुछ खोल दिया। हम लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम। अल खिदमत इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब इन द पाकिस्तान एंड आउटसाइड द पाकिस्तान। हर बंदे में अब दस्तार एदी एक छुपा हुआ है। हमें दिल खोल के इनकी हेल्प करनी चाहिए। जहाँ जहाँ भी अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, हम रीच कर सकते हैं। आउटरीच प्रोग्राम होने चाहिए ताकि इन लोगों को चंद दिनों में इंशाल्लाह ये मसला ख़त्म हो जाना है। लेकिन इन लोगों को दोबारा से रीहैब करने के लिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी देने के लिए,
अभी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करना बाकी है, ताकि एक सिंगल पर्सन भी पाकिस्तानी है जो हमारे पास है, उसकी हमने एक्स्ट्रा केयर करनी है लाइक ए मदर। उसको जो हो सकता है डेफिनेटली करेंगे, लेकिन नॉलेज सबसे बड़ी पावर है। जो बंदा भी डिस्प्लेस्ड है साफ़ सुथरी चीज़ खाएगा, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल जहाँ शेड एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी साफ़ अवेलेबल होगा, उनके आसपास होगा, उनके पास बहुत सारे लोग हेल्पिंग हैंड मौजूद होंगे। तो ये जो आज हम बात भी कर रहे हैं, इस इल्म को कि हमने पानी को साफ़ सुथरा ही पीना, हम ऐसा पानी पिए जिससे कल हमें मसला हो जाए, खुदा न खास्ता ऐसे हो गया है और किसी को ऐसे अलामात आ रही हैं, पेट लूज़ हो रहा है, फौरी तौर पे आप पानी को पीना कम ना करें, साफ़ सुथरा पानी ज़्यादा पिएं, ORS लें, सिंपल डाइट लें, आप अपने टेस्ट फ्लेवर की लें, जो आपको अच्छी लगती है वो लें, जो भी अवेलेबल है, लेकिन इट शुड बी प्रॉपर्ली बॉइल्ड। पॉट्स, बर्तन सादा से सादा होने चाहिए। नाज़रीन, जहाँ पर हम सैलाब की बात कर रहे हैं वहाँ पर एक रिक्वेस्ट और अपील भी करना चाहूँगी मैं आप लोग सबसे कि देखें, वहाँ पर जो सैलाब है, लोगों के पास रिहाइश नहीं है, लोगों के पास छत नहीं है, उनकी अगर आपने हेल्प करनी है तो उनको मच्छरदानियाँ जो होती है ना वो प्लीज़ प्रोवाइड करें, वहाँ पहुँचाएँ, वहाँ पे साफ़ पानी वो पहुँचाएँ, मॉस्किटो रिपेलेंट जो होते हैं ना वो आप वहाँ पे पहुँचाएँ। उनके पास इन चीज़ों की शदीद ज़रूरत है। साफ़ पानी, साफ़ खाना वहाँ पर पहुँचाइए किसी भी तरीके से, कुछ बर्तन उनको साफ़ जो है ना वो पहुँचाएँ। अब देखिए, मैं आपसे अपील इसलिए कर रही हूँ कि सब कुछ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कुछ आवाम का भी तो काम है, कुछ शहरी का भी तो काम है, कुछ आप लोग जो इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके इलाके जो ऐसे मुतासर हुए हैं, उनका भी तो काम है। वो लोग जिनके छत अभी उनके सर पे है, उनके घर हैं, उनको अपने करीबी जो आपके साथ ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, उनको अपने घरों में लेके आएँ, उनको शेल्टर दें। ये आप लोगों की बड़ी आजमाइश का वक्त है। आप लोग आंख ना बंद करें या खुदारा ये ना कहें कि हम बच गए। अच्छा, और आपको पता है सिर्फ ये उनके लिए आजमाइश नहीं है जो इर्द गिर्द के लोग हैं, पास हैं, जहाँ पे मुतासरीन हैं, ये हम सब के लिए आजमाइश का वक्त है। तो आप सबसे अपील करूँगी कि इस तरह से ज़रा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और तीसरा ये कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत गंदे कपड़े, मैले कपड़े, गंदी तरीके से गंदी फटी गली सड़ी जूतियाँ, वो सब कुछ इन लोगों को, मुतासरीन को पहुंचा रहे हैं। बदबूदार टावल, बदबूदार मोज़े, बदबूदार चीज़ें, सर्दी के गंदे स्वेटर, रवे निकले हुए, पुराना। लंडा में भी ऐसा माल नहीं मिलता, लंडा में तो बल्कि बहुत ही अच्छा माल मिलता है जो माल आप दे रहे हैं। एक मेरी बहुत प्यारी एक्ट्रेस सिंगर हदीका कियानी जी जो हैं, उन्होंने बहुत अच्छी वीडियो अपलोड की कि लोगों को, क्या मैं बोलूँ, रिक्वेस्ट कर रही हैं कि अच्छे कपड़े भिजवाएं, क्योंकि लोगों की हेल्प कर रही हैं। अब लोगों ने ना तो कोई अच्छी पैकिंग, ना अच्छे तरीके से उनको, न साफ़ सुथरे खुशबूदार कपड़े, इस तरीके के पुराने फटे गले सड़े गंदे गलीज़ जो आप किसी कपड़े अपने, वो कपड़े जो किसी घर में आप अपनी तपड़ी के लिए भी इस्तेमाल ना करें, किसी डस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल ना करें, आपने वो चीज़ें दी हैं। मुसलमान कौन है? इस्लाम कहता है मुसलमान मोमिन वो है जो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। और किस तरीके की चीज़ें आप, कैसी चीज़ें भेज रहे हैं, ना वो साफ़ है ना सुथरी है। मतलब ये आप कभी ख़ुद इस्तेमाल करेंगे जो आप इन मुतासरीन को भेज रहे हैं? शर्म करें। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहब, अब ये देखें ना, जिस तरीके की चीज़ें उनको पहुँचाई जा रही हैं, अब वो अगर इस तरह के कपड़े, बच्चे, ज़ाहिर सी बात है, अब देखें शाम ठंडी है और दिन थोड़ा सा गर्म है, अब स्किन की भी तो डिजीज़ इन चीज़ों की वजह से भी हो रही है। एक तो हम कह रहे हैं ना मानसून, मौसम, बरसात, सैलाब, मगर इन हरकतों की वजह से भी तो हो रही है कि हम उनको चीज़ें जो पहना रहे हैं वो मजबूर है, उनके पास पहनने को कुछ नहीं है। तो वो जब इस तरह की चीज़ें पहनेंगे तो उनको स्किन की डिजीज़ तो होंगी ना। नहीं, हमें इसका ख्याल करना है। हम एक बेहतरीन कौम हैं, लेकिन लेट अस प्रूव दैट वी आर द बेस्ट। इसमें देखें, पूरी दुनिया में आप मूव करते हैं, अमेरिका कनाडा में भी लोगों ने कुछ जगह रखी होती है बेस्ट चीज़ें अपनी, जो आप खुद अपने लिए पसंद करते हैं, वैसी किसी खाने के लिए, देने के लिए भी, ताकि ये लोग जिनको हम दे रहे हैं ये सारा साल हमें खिलाते हैं, ये ग्रोअर हैं, ये हमारे सर का ताज भी है, हमारा बेहतरीन पार्ट भी है। रूरल एरिया में जो रहने वाले हैं, सल्यूट टू देम। सारा साल वो गंदम उगाते हैं,
बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सनलाइट पाकिस्तान में बहुत बड़ी नेमत है, पानी उससे बड़ी नेमत है। ये लोग इसी ब्लेसिंग के बदौलत हमें बेहतरीन फल, बेहतरीन सब्ज़ियाँ, बेहतरीन सारा साल हम एंजॉय करते हैं। आज चंद दिनों के लिए हमने इनको बेस्ट सर्व करना है, और चंद लोग नहीं कर रहे तो उन्होंने और इसको इम्प्रूव करना है। लेकिन वी मस्ट अप्रिशिएट फॉर दोज हु आर डूइंग दी बेस्ट। कितनी NGOs हैं जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर रही हैं, हमें उनका हाथ बटाना है। हर बंदा कुछ ना कुछ डोनेट करे, दिल खोल के करे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि फोर्टनाइट में हर बंदे तक हर चीज़ सरप्लस पहुँच जाएगी। ये इतना बड़ा भी मसला नहीं है। वी आर इन द वन बोट, वी आर हैंड इन हैंड। हम एब्सोलूट यूनाइटेड नेशन है। आई सल्यूट टू माई आर्मी, बेस्ट परफॉर्म कर रही है। हर बंदा थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेगा तो कल परसों हम इस पे नाज कर रहे होंगे, फ़ख्र कर रहे होंगे। तो लेट अस प्रूव दैट वी आर एजुकेटेड, वी आर रोल मॉडल्स। तो हम जो लोग कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना है, और जो लोग मेरी तरह सोए हुए हैं उनको जागना चाहिए और सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जो असल बात है। अब ये जो इल्म हम फैला रहे हैं, अवेयरनेस कि बेसिक हाइजीन का प्लीज़ ख्याल करें। जो हमारे बहन भाई सफ़र हो रहे हैं, उनको डोनेट कर रहे हैं, सब लोग हाथ बार बार धोएं। नेल वीकली ज़रूर ट्रिम करें। सबसे ज़्यादा जर्म नेल के बेड में होते हैं। प्लीज़ नेल वीकली ज़रूर ट्रिम करें। बच्चों के तो हफ्ते से भी पहले करने पड़ते हैं, वरना आप जितने मर्ज़ी हाथ साफ़ कर लें, नेल बेड के नीचे सबसे बुरे जर्म्स सैनिटेशन वाले मौजूद रहते हैं, या आप क्लीन नहीं कर पाते। दिन में 2 या 3 दफ़ा दांत साफ़ ज़रूर करें। अच्छा, पानी साफ़ सुथरा पिएं। थोड़ी सी बीमारी है तो मेडिकल सेंटर्स जगह जगह अवेलेबल हैं। खुद से मिथ्स पे, जो भी दुनिया में बच्चा पैदा होता है ना, जो रिलेटिवली इलिटरेट जगह है, वो डॉक्टर भी होता है, इंजीनियर भी होता है। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। हर बंदे के पास बहुत सारे नुस्खे सिक्का बंद मौजूद हैं। प्लीज़ अपनी सेहत के साथ मत खेलें। अच्छा, ये जो मुतासरीन है, अब सैलाब है, इसमें जो जानवर है, मवेशी है, मुर्दा जानवर वहाँ पे बहुत है, पानी में पड़े हुए हैं। अब मरा हुआ जानवर वहीं पर पड़ा हुआ है, उनसे क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं? इसमें सबसे ज़्यादा जो होंगी वो स्किन की, और उससे ज़्यादा पेट के अमराज होंगे। अच्छा, टाइफाइड, और स्पेशली हेपेटाइटिस ए, डायरिया, डिसेंट्रीज। क्योंकि पानी बहुत सारा, वही नहीं, ये छोटा सा मसला जो आप कह रही हैं ये भी है, इससे कहीं ज़्यादा कि सीवरेज का पानी और पीने का साफ़ सुथरा पानी आपस में बहुत जगह पे मिक्स हो जाते हैं। अब वहाँ पे हमने बहुत एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। गांव का कुआं है, अब वहाँ से पानी हम नहीं पिएंगे सीधे तरीके से। नहर में पानी चल रहा है, सर्टनली हम सारा साल पीते ही रहे हैं गाँव में, लेकिन पानी को अगर थोड़ा से रोक लिया जाए किसी बर्तन में, उसको वार्म अच्छी तरह उबाल लिया जाए और साफ़ कपड़े से या छाननी से उसको छान लिया जाए, एब्सोल्युटली 10 मिनट के बाद मोस्टली जर्म्स आर एब्सोल्युटली फ्री। यू शुड नॉट वरी एट ऑल। लेकिन बगैर उसके पिए जाना इन दिनों में ख़ास तौर पे। नॉर्मल दिनों में भी हमारे गांव में होता है कि पीछे स्टार्ट एंड पे कहीं ना कहीं एनिमल भी बात ले रहे हैं खैर से, ऊपर हम भी ले रहे हैं और सारे मिल के एंजॉय कर रहे हैं। इन दिनों में प्लीज़ एक्स्ट्रा केयर करें। अच्छा, अब इस पानी के अंदर सांप बिच्छू भी तो होते होंगे ना? नहीं, नो, उनसे अगर कोई ये बग वगैरह कोई ये चीज़ें अगर काट ले, कैसे बचे? सर्टनली आपने ठीक कहा है, स्नेक बाइट का इंसिडेंस बहुत बढ़ जाता है। इंजरीज, कितने लोग बेचारे जिनकी जान गई, कितने लोग इंजरीज का शिकार हुए, कितने ड्रोनिंग हुई। तो ये बेसिक सी चीज़ें तो इंसानों को आनी ही चाहिए। हाँ, अब ये इनमें से कोई चीज़ काट ले, अब हम इन दिनों में क्या करें? ये नहीं सिखाएंगे कि हर बंदे को गांव में रहते हुए, मर्द है औरत है, स्विमिंग थोड़ी सी आनी चाहिए। जो मैंने गांव में सीखी थी, मुझे आज भी हर तरह की जगह पे मैं स्विम कर सकता हूँ, जो मैंने गांव की नहर से सीखी। हर बंदे को स्विम आना चाहिए, उससे आपकी लाइफ आसानी से बच जाती है। वाकई आपने गांव की नहर से सीखी? हर किसी को स्विम आनी चाहिए। आपने कौन से गांव से, कहाँ से सीखी? ये हरुणाबाद है, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर। अच्छा, तो हमारे गांव के बिल्कुल साथ नहर थी। हाँ। तो बच्चे तो 3-4 साल की एज से दे स्टार्ट एंजॉइंग। पहले छोटे से खाले से फिर आप नहर में चले जाते हैं। तो दिस इज़ परहैप्स द बेस्ट एंजॉयमेंट। वाह। और शहरों में देखें कि ज़बरदस्त पूल हैं, क्लोरीनेटेड हैं। तो हम तो सी में भी कभी जाते हैं
तो 2-3 लोग भी उतरे तो हम तो बिल्कुल इजीली वी कैन स्विम नाइसली एंड गो बैक। मैंने तो मोस्ट ऑफ द जो प्लेसेस जहाँ पे क्रूज डिनर होता है आई कैन स्विम वेरी इजीली। तो ये वास्ट मेजॉरिटी को आती है। इट्स बेस्ट एंजॉयमेंट। स्पेशली देखें एल्डरली लोगों को जिनको जोड़ों का मसला है उनको कहते हैं नॉन वेट बीरिंग करें। स्पाइन का मसला है नॉन वेट बीरिंग करें। स्विमिंग से इजी तो कोई काम नहीं दुनिया में। और पानी में खुद अल्लाह मियां ने इतनी एबिलिटी रखी है, इट एक्टिवेट्स यू। आप कीप स्विमिंग, आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा। और अगर हम घर बैठे रहें, आप कंफर्ट जोन से प्लीज़ निकलें, अपने कंबल से बाहर निकलें। आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट रूम जो है उसमें ही सारी लाइफ नहीं है। जितने आप सीडेंट्री रहते हैं उतने बीमार भी रहते हैं। अब पूरी दुनिया में वास्ट मेजॉरिटी लोगों का विटामिन डी कम है, इसलिए कि हम सनलाइट जो अर्ली मॉर्निंग है चंद घंटे सिर्फ सनलाइट को एक्सपोज हो जाए, 45 मिनट ही एक्सपोज हो जाए सनलाइट से, अक्सर आपकी विटामिन डी पूरी हो जाएगी। लेकिन हमें अप्रिशिएट करना है उन लोगों को हु आर डूइंग वंडरफुल जॉब फॉर द फ्लड सफरर्स। हमें अब और डॉक्टर साहब ये कंट्रीब्यूट जो करना है। अगर ये वाला मसला हो रहा है कि किसी को सांप बिच्छू या बग ने काट लिया, अब ये पानी की वजह से, अब टांग में काट लिया कहीं, पहला फर्स्ट एड क्या होना चाहिए? स्नेक बाइट हुआ है तो प्लीज़ इमीडिएटली आप नज़दीक रेंज सेंटर में जाएं। वो आपको एक दफ़ा असेस करेगा। ये बात याद रखनी चाहिए कि फोबिया बहुत ज़्यादा होता है स्नेक बाइट का, लेकिन मेजॉरिटी स्नेक्स जो हमें बार बार एजुकेट किया गया है नॉन वेनमस होते हैं, ख़तरनाक नहीं होते, उनमें जहर नहीं होता। लेकिन ख़ुद से डिसाइड नहीं करना, आपने एक डॉक्टर से असेस करवाना है। उसमें 2-3 किस्म के मेनली वेनमस स्नेक हैं, वो डिसाइड करके अकॉर्डिंगली ज़रूरत है तो वैक्सीन लगाई जाएगी। वो आलमोस्ट 100% बचाता है। जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतना ही अच्छा है। उस एरिया को थोड़ा सा बांध लें, इतना ज़ोर से ना बांधे को नीला हो जाए। ठीक, कभी ऐसा भी होता है कि जी बाइट हुई है और आपने उसको बांधा और उसको इतनी 6 घंटे से आ रहे हैं उसको बिल्कुल ही ब्लैक कर दिया, ये तो आपने उल्टा नुकसान कर दिया। इसलिए नज़दीक तरीन सेंटर में किसी क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको बेस्ट फर्स्ट एड दे देंगे वहीं पे और आपकी लाइफ 100% बच जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़िया। आज का टॉपिक जो था वो आपके लिए ही ख़ास डिज़ाइन किया था। इसमें बहुत से मैसेजेस थे, बहुत सी एहतियात थी और बहुत से प्रिकॉशंस जो हैं आपको बताए गए। अपना ख़ास ख्याल रखिए। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा नाज़रीन, अब जैसे हम बात कर रहे थे सैलाब की, ठीक है ना, सैलाब की वजह से और भी बहुत से मसाइल हुए हैं, जिसमें जाहिर सी बात है कि सब्ज़ी जो है सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा तबाह हुई है, चावल जो है उसकी फसलें जो हैं वो तबाह हुई हैं, उस फैक्ट है। अब अगर आप मार्केट में जाएँ ना तो आप नोट करेंगे कि जो सब्ज़ियों की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, डबल से भी ज़्यादा हो गई हैं इसी वजह से। अब उसकी रीज़न्स तो हमें एग्जैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते कि क्यों हो गई हैं, क्या सब्ज़ी इतनी तबाह हो गई है कि अब उसके रेट जो है इतने ज़्यादा बढ़ा दिए, या फिर लोगों ने मार्केट में इसी तरह बढ़ाना शुरू कर दिया। अब इस वक्त हम ये चाह रहे हैं कि हम क्यों ना किचन गार्डनिंग की तरफ आएँ। किचन गार्डनिंग के बारे में आपको पता भी कुछ है? इसमें होता ही है कि आप अपने लॉन में, अपनी छत पे, या आप अपने कहीं पे भी किचन में या किसी जगह पे आप अपने कोई फल या फ्रूट जो है ना वो उगाएं, ठीक है। अब इस चीज़ पे जो है ना आज हम बात करेंगे। हमने जिनको दावत दी है वो है जावेद इकबाल साहब, जो कि किचन गार्डनिंग एक्सपर्ट भी हैं। आज इनसे हम इनसे सीखेंगे भी और पूछेंगे और ये सारी डिटेल्स आप तक भी बताएंगे कि अगर आपने अपने घर में ये चीज़ें उगानी है तो किस तरीके से मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, आप सबसे पहले तो ये बताइएगा कि किचन गार्डनिंग होती क्या है, क्योंकि आम देखने वाले को तो ये किचन गार्डनिंग के नाम से समझ कुछ नहीं आ रहा। हमें तो ये पता है ना किचन में भांडे धोए जाते हैं, तो ये किचन गार्डनिंग के नाम से अब ये जो चीज़ें हैं कि जो हम लगा सकते हैं, उगा सकते हैं, सब्ज़ी हो गए, फल हो गए, तो वो किस तरह मुमकिन हो सकेगा? ये हमारी एक पुरानी बात का नया नाम है। हाँ। आप सोचें कि पहले ऐसा होता था गांव में कि हर घर में सब्जियां अपनी ग्रो करके खाते, तो ये नॉर्मल था क्योंकि घर बड़े थे, हमारी अर्बन लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं थी, रूरल थी। तो जिस घर में सब्जियां नहीं उगाई जाती थी वो मायूब समझा जाता था। लोग इसको मायूब समझते थे कि बाज़ार से सब्ज़ी लेके खा रहे हैं। अब वही बात है कि अब ज़रूरत फील होने लग गई हमें, कि हमें
सब्जियां अच्छी हेल्दी नहीं मिलती, पेस्टिसाइड उसके ऊपर स्प्रे होता है, केमिकल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है। तो घर में हम सब्ज़ी इसलिए खाते हैं कि हमें अच्छी हेल्दी चीज़ मिले, और अनलकीली उसके ऊपर पेस्टिसाइड का स्प्रे, केमिकल का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें अगर हम इमेजिन करें तो हम अनहेल्दी सब्ज़ी खा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब्ज़ी वही अच्छी है या हेल्दी है जो हम घर में ग्रो करके खाते हैं। तो आज का जो घर है वो इतने बड़े तो है नहीं ना, उनके पास इतने बड़े सहन है जैसे पहले सहनों वाले घर होते थे, अब वो क्या कर रहे हैं? अगर आपके पास 5 मरले का घर है ना और उसकी छत आपको अवेलेबल है, तो उस 5 मरले के घर के अंदर जितने अफराद रह रहे हैं वो अपनी छत पे अपनी सब्जियां ग्रो करके खा सकते हैं। छत पे इट्स ग्रो हो वेरी जाएगी? इजी, बिल्कुल इट्स वेरी इजी। देखें, हमें क्यारियों का इशू होता है, साए का इशू होता है कि नीचे अगर क्यारियां हैं भी तो आपको धूप अवेलेबल नहीं है, तो आपको रूफ टॉप अवेलेबल है। आजकल इतने अच्छे डिवाइस आ गए हैं, ये आप देखिए मैं साथ लेकर आया हूँ, ये ग्रो बैग है। अब इसका वेट 100 ग्राम भी नहीं है और इसके अंदर कोई तकरीबन 50 किलो मिट्टी डल जाती है, और इसके अंदर आप तमाम मौसम सरमा की और मौसम गर्मा की सब्जियां कैसे लगा खोल के सकते हैं। दिखाएं? जी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, इट्स अ कंप्लीट पॉट, ये देखिए, इसके अंदर उगाया इसके जाएगा? अंदर मिट्टी डालेंगे और तमाम सब्जियां लगा देंगे। अच्छा, मैं देख सकती हूँ एक जी बार? प्लीज। ये किस मटेरियल का होता है? ये एक फैब्रिक है, बेसिकली नॉन वोवन फैब्रिक है। ये जो हमारी अच्छा। पेट बॉटल्स होती हैं, हाँ। उसका धागा बनता है और नॉन वोवन ये बना हुआ है। अच्छा। और इसकी अपनी लाइफ जो है वो 8 से 10 साल है। हाँ, ओ, और इसके अंदर से पानी नहीं लीक होगा? पानी नहीं लीक होता, ये वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है। जब इसके अंदर मिट्टी को पानी लगता है ना, हाँ। तो ये वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर चला जाएगा सारा मट्टी, खाद, एवरीथिंग, ठीक है? जी बिल्कुल। उसके बाद फिर हम इसके अंदर वही जैसे बीज लगाते हैं जी। पनीरी जो बनाते हैं वो वैसे करेंगे, ठीक है ना? अब पहले तो हमें मिट्टी के बारे में बात करते हैं। मिट्टी के बारे में लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि मिट्टी के अंदर तो रेत भी होती है ना? और कोई ऐसी चिकनी मिट्टी लेकर आए, कौन सी मिट्टी चाहिए होती है? डिफरेंट पौधों के लिए अलग अलग मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो हमें वो बता दें कि इंडोर प्लांटिंग के लिए, सब्जियों के लिए हमें कौन सी मिट्टी दरकार है? हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मिट्टी के अंदर 3 खसूसियात होनी चाहिए, वेल ड्रेनिंग हो, रिच हो और सॉफ्ट हो। अच्छा। अब इसका मतलब ये है कि उसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स हों जो उस पौधे को या बीज को उगने के लिए काफ़ी हों। जब उसकी रूट्स निकलें, नरम नाजुक रूट्स होती हैं, तो वो इजीली ग्रो कर सकें। और अच्छा। वेल ड्रेनिंग का मतलब यह है कि उसके अंदर पानी रुके नहीं, चिकनी ना हो। अच्छा। यानी कि पानी अगर लेट से, अब ये पौधा आपके सामने पड़ा है तो इसकी जो रूट्स हैं वो नीचे हैं, अगर मिट्टी सख्त होगी तो पानी नीचे तक नहीं जाएगा। हम अपेरेंटली डेली पानी डाल रहे होंगे, लेकिन रूट्स को पानी नहीं मिल रहा जिससे उसने लेके ग्रो करना है। अच्छा, ये भी इंडोर प्लांट है? जी, ये भी इंडोर प्लांट है। तो ये खसूसियात 3 मिट्टी के अंदर कैसे हमें मिल सकती हैं? सिंपल ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा, जी ये हाँ। आर्टिफिशियल क्यों लग रहा है? नहीं, ये रियल है, आर्टिफिशियल नहीं है। इतना खूबसूरत पौधा है कि आपको देखने में ऐसा लग रहा है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है चाइना डॉल। चाइना डॉल? चाइना डॉल। और ये इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडोर प्लांट्स। अच्छा, और ये आराम से चल जाता है, ख़राब नहीं आप होता? अपने बेडरूम में रखें, आप अपने ऑफिस में रखें, लाउंज में रखें, ये इसी तरह हरा भरा हो। देखिए कितने शाइनी इसके लीव्स हैं। हाँ, मेरा दिल कर रहा है कि फ़ौरन इसको अपने कमरे में लगा लूँ। जी बिल्कुल। इतनी शाइन, इतनी खूबसूरत, इतना प्यारा, हर एक के कमरे में होना चाहिए, हर एक के घर में, लाउंज में, बिल्कुल होना चाहिए। किचन की भी जगह पे, कहीं पे भी जहाँ स्पेस आपको मिलती है, ये लगाना चाहिए। इससे हमें मिलता क्या है? कुछ इसके और ऐसे फ़वाइद हैं तो वो भी साथ साथ बता दें। देखिए सबसे बड़ी सिर्फ चीज़ तो ये ब्यूटी है कि पर्पस है हमें, या सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन? ठीक अगर है। आप अपना पौधा रख के या उगा के उसकी ऑक्सीजन नहीं ले रहे, इसका मतलब आप किसी के लगाए हुए पौधे की ऑक्सीजन चोरी करके जिंदा है। अच्छा, ऑक्सीजन भी चोरियाँ होती हैं हम जो करते सिंपल हैं? सी बात है। पहली बार देखिए, बताइए ये बात मुझे। रिसर्च ये कहती है कि हर इंसान को जितनी ऑक्सीजन चाहिए ना, 2 बिग साइज के दरख्त, जिस तरह आम का दरख्त होता है या जामुन का दरख्त होता है या शीशम का, इस साइज के 2 दरख्त एक इंसान को चाहिए ऑक्सीजन के लिए। और अगर आपने या मैंने अपनी ज़िंदगी में ये 2 दरख्त नहीं लगाए तो हम चोरी करके जिंदा हैं ऑक्सीजन किसी के लगाए हुए दरख्तों पे। ऐसे ही है। अच्छा। उसके अलावा आप देखें, आप ये पौधा पड़ा हुआ है तो इट इज़ पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर अस, हमें अच्छा लगेगा, माहौल चेंज कर देता है। अच्छा, उसके बाद ये है कि जब आप पौधा रखते हैं ना तो
आप बेसिकली नेचर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और नेचर के साथ कनेक्टिविटी क्या है, आपकी थॉट्स जो स्प्लिट होती हैं उसको फोकस कर देता है। तो दैट मीन्स कि आपका स्ट्रेस और डिप्रेशन खत्म। जब से ब्रेक के बाद मज़ीद और एलैबोरेट करेंगे, कुछ ट्रिक्स भी बता दीजिएगा जिससे हमारी सब्जियां फले फूले। अच्छा, प्लांट को जो पानी देना है उसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, वो तरीका बता दें कि हमने पानी कब कब डालना है। जो इंडोर प्लांट्स हैं उनका हमें समझ नहीं आता पानी हम कब डालें। अच्छा, हमें जब प्यास लगती है ना तो हम पानी पीते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट और नीड डिफरेंट होती है। सर्दियों में कम पानी पीते हैं, गर्मियों में हम पानी ज़्यादा पीते हैं। बच्चा छोटा होगा तो कम पिएगा, बड़ा होगा तो ज़्यादा पिएगा। अच्छा, इसी तरह पौधे की नीड को हमने समझना है। उसकी नीड को कैसे समझ, दो हमें सिम्टम्स बताएगा पौधा या तो उसका पानी जब ख़त्म होगा तो वो अपने पत्तों को थोड़ा सा मुरझा देगा, हमें पता चल जाएगा कि ये पानी मांग रहा है अभी। दूसरा, हमें विजुअली पता चल जाएगा कि इसकी मिट्टी खुश्क हो गई है, तो हम उसको पानी डाल देंगे इंटेलिजेंटली। अच्छा, कितना डालना है? जिस तरह माँ बच्चे को देख के, छोटा बच्चा जो बोल नहीं सकता तो उसके चेहरे को देख के पहचान जाती है ना कि इसको पानी चाहिए। तो हम गार्डनर लोग या हमें सबको नेचुरली पता होना चाहिए कि पौधा पानी मांग रहा है। अच्छा, इसका असूल ये है, देखिए हम कहते हैं ना डेली पानी दें या 2 दिन बाद पानी दें, हम ये कोई मेजरमेंट नहीं है इस तरह नहीं करना चाहिए। तरीका यह है कि आप जब पौधे को पानी दें, अगर गमलों में हमारे घर में पौधे होते हैं तो उसको पूरा कंप्लीट थॉरो वाटरिंग करें। थॉरो वाटरिंग से मुराद ये होती है कि गमले के अंदर जितनी मिट्टी है वो नीचे तक सारी गीली हो जाए। हर गमले के नीचे, चाहे वो सीमेंट का है, क्ले पॉट है या प्लास्टिक का पॉट है, उसके नीचे से ड्रेनेज होल्स होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि एक्सेसिव वाटर अंदर रुक ना जाए, यानी कि गमले के अंदर सैलाब ना आ जाए। जिस तरह हमारे मुल्क में सैलाब आया तो फसलें तबाह हो गई ना, इसी तरह पौधे के अंदर वो जड़ें गल जाती हैं। अच्छा, पूरा पानी उसको लगा दिया, उसके बाद आपने वेट करना है कि ये पानी खुश्क हो। अच्छा, अब पॉइंट समझने वाला ये है कि अगर पौधा बाहर धूप में पड़ा है तो पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा, इवेपोरेट भी जल्दी होगा सूरज की वजह से। गर्म मौसम है, शदीद गर्मियाँ हैं, तो हो सकता है पौधे को दिन में 2 बार पानी देना पड़े, और अगर सर्दियाँ हैं तो हो सकता है 4 दिन बाद पानी देना पड़े, और अगर वो इंडोर पड़ा है हो सकता है 10 दिन बाद पानी देना पड़े। तो हमें ये नहीं, कैलेंडर के मुताबिक नहीं चलना कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद। मिट्टी खुश्क होने पे आपने पानी देना है और तसल्ली से थॉरो वाटरिंग करनी है। अच्छा, और अभी कौन कौन सी सब्जियां लगाई जा सकती हैं, मौसमी सब्जियां जो कि इंडोर किचन गार्डनिंग हर मौसम के हिसाब से बता दें। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इस वक्त मौसम सरमा की सब्जियां लगाने का बेहतरीन मौसम स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, उसमें 3 कैटेगरीज हैं जो सब्जियों की जो अभी लगेंगी या अभी स्टार्ट हो गई हैं उनके बीज लगना। पहली कैटेगरी है वो सब्जियां जिनके हम पत्ते खाते हैं, उसमें पालक, मेथी, धनिया, पार्सले, सेलरी, आइसबर्ग, लेटस, ये वो हैं जिनकी हम पत्ते खाते हैं। दूसरी वो वेजिटेबल्स हैं जिनको रूट वेजिटेबल्स कहते हैं, जिस तरह गाजर है, मूली, शलजम, बीटरूट, आलू, ये जो है ये वो सब्जियां हैं जो अभी लग सकती हैं। तीसरी वो कैटेगरी है जिनके हम फल या फूल खाते हैं, जिस तरह ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, या टोमेटोज़ हैं, एग प्लांट है जिसको हम बैंगन कहते हैं, और ये सारी वो सब्जियां, हरी मिर्चें हैं, कैप्सिकम है, ये वो सारी सब्जियां हैं जिनको हम इस मौसम में लगा के पूरी सर्दियां उनका फल खा सकते हैं। और गर्मियों के हवाले से भी बता दीजिए। अच्छा, गर्मियों में जितनी बेलों वाली सब्जियां हैं वो लगती हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 2 मौसम हैं सब्जियां लगाने के। एक आजकल सितंबर अक्टूबर, यानी पहले अगस्त होता था, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से हम सितंबर अक्टूबर कहते हैं। अब पनीरियाँ लगती हैं। हाँ जी। और दूसरा फरवरी मार्च में आगे चूँकि गर्मियाँ आनी होती हैं तो उस वक्त हमें गर्मियों की सब्जियाँ लगाते हैं, जिसमें कद्दू, करेला, तोरी, भिंडी तोरी, खीरा, ये बेलों वाली सब्जी। मगर सुनिए, तुरई की बेल तो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो अगर हम घर में इंडोर प्लांटिंग ही करते हैं और लगाते हैं और तुरई की बेल फैल जाए फिर क्या करेंगे हम? तो उसको ऐसी जगह पर प्लांट करें जहाँ पर स्पेस हो उसके फैलने की। अच्छा, फैलेगी तो फल देगी वो। हाँ, मगर फैलती बहुत है। हाँ जी, फैलती बहुत। कद्दू की, तुरई की, सारी बेलें फैलती हैं। मुझे याद है कि मैं नई लाहौर शिफ्ट हुई थी तो मैंने तुरई की बेल लगाई थी अपने गार्डन में ना। तो मैं कराची चली गई तो मुझे वहाँ से यहाँ लाहौर से फ़ोन आना शुरू हो गया, नेबर्स के, लोगों के, DHA ऑफिस से कि भाई सिक्योरिटी ऑफिस है कि आप आएँ तो ये बेल उतारें, तो तारों के ऊपर चढ़ गई हैं, तो दीवारों को चढ़ गई हैं, नेबरों को चढ़ गई हैं, तो आप आएँ, ये आके अपनी बेल जो है ना काटें। तो
इतनी फैलती है जी रतौड़ी। ऐसे बस उसको ज़रा प्लान करके लगाना होता है। अगर आप घर में प्रॉपर किचन गार्डन बना लें हाँ, तो फिर आप उसको कंट्रोल कर सकते आपने हैं। लगाई है तुरई की जी बेल? बिल्कुल लगाई होती है, सही है, सारी बेहतरीन। वाह। अच्छा, अब मुझे ये सब्जियां के बारे में तो आपने बताया, अब इस बारे में भी बात करें कि जो चावल या गंदम जो है, इस टाइप की भी हम चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि ये तो फसलों की होती है ना, ये हम छत या गार्डन में तो मेरे ख्याल से नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं? अच्छा, नॉर्मली ये कन्वेंशनल क्रॉप्स हैं हमारी, चूँकि एग्रीकल्चर लैंड है हमारी, तो वहाँ पर उग के हमें आसानी से मिल जाती है, इसलिए हम ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं घर में लगाने की। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते हैं, आप गमलों के अंदर भी आप उसके गंदम के बीज डाल दें तो उग जाएंगे। चावल के भी घर में आपकी क्यारी हम है, डाल सकते हैं? उसके अंदर बिल्कुल आप तो अपने प्रोडक्शन इतनी होगी? थोड़ी होगी नेचुरली, उसको थोड़ी स्पेस, अगर आपके घर में स्पेस है, कोई 1 कनाल जगह है, तो आप सारी अपनी उगा सकते हैं अपने घर की। ब्रेक के बाद आते हैं। अच्छा, अब हम आगे ये पूछेंगे कि जैसे पानी की आपने बात की ना, जी। कि जब ये प्यासे हों, खुश्क हों, आपको पता चल जाएगा, आप इनको पानी डाल देंगे, और मिकदार भी किस तरह। ये भी बताइए कि इसकी खुराक भी कोई चीज़ है, इसको कोई ऐसी खाद, इसके अंदर कोई और ऐसी चीज़ें इसको देनी है, डालनी है इसके अंदर कि ये फले इनके। अब जैसे हम कोई सब्जियां उगाते हैं, उनके हवाले से भी बताइएगा फिर। अच्छा, जब पौधे को हम गमले में लगाते हैं ना, या ग्रो बैग में या किसी कंटेनर में, तो लिमिटेड मिट्टी होती है। अब उस मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स नेचुरली मौजूद होते हैं, लेकिन जब उसमें पौधा ग्रो करता है तो वो न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करता है। दैट मीन्स कि हमें उसके अंदर खुराक और ऐड करनी है। जो खेत होते हैं, जो क्यारी होती है, वो मिट्टी का समंदर होता है, वहाँ पर अगर आप नहीं भी डालते हैं तो पानी बह के आया, वो लेवल हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स उसको मिल जाते हैं। लेकिन ये पौधे को गमले में लगाना ऐसे ही है जैसे आपने परिंदे को पिंजरे में डाल दिया, उसको जितनी आप जो खुराक डालेंगे नेचुरली वैसे ही रहेगा, अगर नहीं डालेंगे तो बीमार हो जाएगा। अब मिट्टी को या पौधे को कौन सी खुराक चाहिए, जो इसके अंदर खुराक कौन सी मौजूद होती है? नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस, जिसको सिंपली NPK बोलते हैं। ये मेन उसकी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। उसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिस तरह जिंक, बोरान, आयरन, इस तरह की एक लंबी लिस्ट है, कोई 17-18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब ये सारे के सारे मार्केट में मिल जाते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि पौधे को 20 दिन के बाद 1 टेबलस्पून जो है मल्टी न्यूट्रिएंट खाद, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हों और मैक्रो भी, ये आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन आप किसी भी शॉप पे जाके प्लांट फूड के नाम से आपको मिल जाता है। तो आपने अच्छा, इसके हर अंदर सब्जी हर पौधे की अलग होती है या फिर आप सारों का एक ही है? ओवरऑल तो एक जैसी है, लेकिन कुछ ख़ास पौधे या कुछ फल वाले फ्रूट ट्रीज़ हैं जिनको लेट से पोटेशियम ज़्यादा चाहिए, वो इतनी ज़्यादा साइंस में हमें नहीं जानना चाहिए, गार्डनिंग को आसान रखना चाहिए। तो ये मल्टी न्यूट्रिएंट्स खाद जो अगर आप ला के 1 चम्मच 12 इंच के गमले के अंदर 20 दिन के बाद डाल देते हैं तो गुड इनफ। अच्छा, वो आपके हाथ में जो चीज़ें थी, ज़रा मैं चाहूँगी अच्छा, लोगों को बताएं। आप ये बीज देखें, है ना? आप ये देखिए कि ये मेरे पास है धनिया का सीड है, चेरी टोमेटो है, पालक है, ये हरी मिर्च का है। अब इस एक पैकेट की अगर लेट से प्राइस 150 रुपये है या 120 रुपये है। हाँ। अब इस टमाटर के पैकेट के अंदर 20 सीड्स हैं। हाँ, और 20 सीड्स का मतलब है अगर आप अनजान या सक्सेसफुली नहीं ग्रो कर सकते, आपके 10 पौधे भी निकल आते हैं, एक पौधे के ऊपर आपको 1 किलो टमाटर भी मिल जाते हैं। दैट मीन्स कि आप देखें कि 120 रुपये में या 150 में आपको कितने टमाटर मिल गए। और दूसरा प्लस, इस पैकेट को खोलने से लेके बीज लगाने तक, फिर उसको पानी डालने तक, फिर उसकी हार्वेस्ट लेके उसको किचन तक या आपकी टेबल, डाइनिंग टेबल तक लेके जाने में जो आप इन्वॉल्व हो गए हैं और जो आपका अच्छा टाइम गुजरा है, क्वालिटी टाइम, वो अलग। अच्छा, ये जो एक जो पैकेट है जिसमें ये सीड्स वगैरह आते हैं, जिसमें आप अच्छी तरीके से जो है अपने घर पे ये सारी गार्डनिंग कर सकते हैं, तो इसकी ये कॉस्ट क्या होती है? जो इसकी खुराक होती है जो आप डालते हैं इसको, अच्छी खाद वगैरह, उसकी कॉस्ट क्या होती है? हम कैलकुलेशन में नहीं जाते हैं, मैं आपको इतना बताता हूँ कि सेहत जो इसके बदले में आपको मिलेगी ना, वो तो उसकी कीमत ही नहीं है। उसकी कीमत ही नहीं है। वो ऑर्गेनिक सब्जी आप अपने हाथ से ग्रो करके, जब कोई सास वो ग्रो करती है ना, सासें हमारे घर में ज़रा बुजुर्ग होती हैं, और लेट से कि आप उसको लगा दें कि जी आप किचन गार्डनिंग कर लें, जिस दिन वो धनिया काट के कहेगी ना, बहू ये डालो हांडी में, तो बहू कहेगी कि इसकी खुशबू ही अपनी अलग है, तो पैसे पूरे हो जाएंगे।
बाकी जितने हम इस पे पैसे लगाते हैं 10 गुना हमें ये रिवार्ड ज़्यादा देते हैं। अच्छा देखिए, अगर किचन गार्डनिंग हम करें तो कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, छत पे अगर करें तो भी आते हैं? कीड़े मकोड़े भी इसी नेचर का हिस्सा हैं, वो आते हैं, आएंगे भी। सिंपल ये है, बल्कि मैं आपके तवज्जो से सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर घर में आपने प्लांट्स, सब्जियाँ या ऑर्नामेंटल प्लांट्स या फूल भी लगाए हुए हैं, जहर स्प्रे ना करें, क्योंकि जहर का कुछ हिस्सा आपके हिस्से में ज़रूर आएगा। क्या मतलब? नहीं समझ। मतलब हम बाजार से पेस्टिसाइड ला के कीड़े मकोड़े मारने के लिए जहर स्प्रे करते हैं। हाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपके घर में कीड़ा मकोड़ा है उसको मार दें, हाँ जहर स्प्रे करके। हाँ। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप उसको भगा दें कि भाई आप हमारे लॉन को, हमारे गार्डन को ख़राब ना करें, कहीं और चले जाएं, आप उनको रिपेल कर दें। दे आर वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ दिस नेचर, हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। अगर हम सारे कीड़ों को मार देंगे तो डिज़ास्टर हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, कोई पत्ता जैसे डैमेज हो रहा है, ख़राब हो रहा है, पीला हो रहा है, या वो खुद ही सूख के ना ऐसे, आपको पता है जी। तो आधा पीस हो जाता है पत्ते का इनॉलर, क्या वो कैंची से काटा जा सकता है? काटा जा सकता और काटना है तो किस जगह से, उसकी डाल से या उसको जहाँ से ख़राब जैसे हुआ है आपका- बस आधा पत्ता काट दें? जैसे आपका दिल चाहे हाफ भी काट हाफ सकते भी हैं? काट सकते वो मज़ीद ख़राब तो नहीं आप उस करेगा? पत्ते को उतार भी देंगे तो डाय निकल आएंगे। वाह, सुनिए कितना अच्छा टॉपिक नेचर था इज़ आज वेरी का। मुझे ब्यूटीफुल, बड़ी मासूम सी है मासूम नेचर। मुझे आज की चीज़ें बहुत अच्छी लगी, मुझे अच्छा लगा ये टॉपिक इलेबरेट करवा के आपसे। तो देखिए, मैंने तो कोशिश की कि मैं आप लोगों को नेचर के साथ जोड़ूं, इसलिए मैंने, हमारे मेहमान भी मधु की है, बहुत नॉलेज आपको मिल चुकी होगी। आज ही अपना ये जो इंडोर किचन प्लांटिंग है ये शुरू करें, ठीक है, और अपने घर में अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां लगाएं, छत पे स्पेस बना लें, सहन में बना लें, जहां आपको मिलती है इसको शुरू करें और नेचर और हेल्थ के साथ जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलते हैं मंडे को।